अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इसके अलावा आपने सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लिए होंगे अपनी बुक से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है ब्लड प्रेशर एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर सर्कुलेटरी सिस्टम। यही ब्लड वेसल्स की बात करने के बाद ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। देखिए, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, किस टाइम पे ज़्यादा होता है, किस टाइम पे कम होता है, किन ब्लड वेसल्स में ज़्यादा होता है। इसके अलावा रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड का क्या मतलब है कि एट अ टाइम, एक सर्टेन टाइम में एक ब्लड वेसल के अंदर कितना ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, उसकी कितनी रफ्तार है, तो स्पीड वगैरह जो है वो देखते हैं। तो ब्लड प्रेशर की पहले बात करते हैं, ब्लड प्रेशर को डिस्कस करते हैं। ब्लड प्रेशर, आपको पता है प्रेशर क्या चीज़ होती है? कोई भी फोर्स होती है जो कोई एंटिटी किसी भी एंटिटी पर एक्सर्ट करे। सो ब्लड प्रेशर फिर कौन सी फोर्स है? ब्लड प्रेशर इज द फोर्स exerting by the blood on the walls of the vessels. So blood pressure is the force that is exerted by blood, और वो कहाँ exert हो रही है? On the walls of blood vessels. अच्छा जी, होता अब ये है कि आर्टरीज में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, पहले भी बताया आपको। वो क्यों होता है? क्योंकि वेंट्रिकल्स में से जो आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल, वो बहुत ज़्यादा फोर्स से वो करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और क्योंकि वो थिक भी होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को एओर्टा में भेजता है। तो आप ये समझें, द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर इज इन प्रेजेंट इन दी एओर्टा, क्योंकि वेंट्रिकल डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके साथ, एओर्टा के साथ। तो जो वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आ रहा है एओर्टा में, उसमें ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा है। और फिर एओर्टा आपको पता है असेंडिंग डिसेंडिंग बहुत सारी ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है, और जैसे जैसे आगे आर्टरीज आर्ट्रियोल्स में आता जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। और वेंट्रिकुलर, आप वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को हमने क्या कहा था? किसी को दूसरी टर्म याद है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को वेंट्रिकुलर सिस्टली भी कहा था या सिस्टोल कहा था। तो वेंट्रिकुलर जो सिस्टली है या सिस्टोल है, उसके दौरान आप समझें प्रेशर सबसे ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर। और फिर जो जब डायस्टोल का फेज़ आता है ना, डायस्टली का फेज़ आता है या डायस्टोल का फेज़ आता है, उस दौरान प्रेशर कम, सबसे मिनिमम पे आ जाता है ये जो आपकी आर्टरीज हैं उनके अंदर। तो मैक्सिमम प्रेशर जो आर्टरीज में आप देखते हैं जो वेंट्रिकुलर सिस्टली के नतीजे में मौजूद होता है, वो होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। और जो डायस्टली के दौरान प्रेशर मौजूद होता है, क्योंकि डायस्टली कौन सा फेज़ है? रिलैक्सेशन फेज़ है। रिलैक्सेशन फेज़ में हार्ट में ब्लड भी फिल हो रहा है, तो इसलिए वो जो एक प्रेशर जनरेट हार्ट से हुआ है वो कम हो चुका है ऑलरेडी ब्लड वेसल में आते आते आगे ब्लड फ्लो करने की वजह से। तो वो तो प्रेशर कम हो गया, तो वो कम होके आ जाता है ऑलमोस्ट, आपकी बुक में रेंज लिखी है 75 से 85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं बीपी मेजर करवाने, और वो बीपी ऑपरेटस से मेजर भी करता है, तो वो इन्हीं दो वैल्यूज़ को देखता है कि आपका सिस्टलिक प्रेशर होता है ब्लड का और एक डायस्टलिक प्रेशर होता है। ये होना चाहिए 120 बाय ऑन एवरेज 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और अगर ये नहीं होता, ये 140 या उससे ऊपर जाता है या ये नीचे जाता है, तो ये अल्टीमेटली आपको पता लगता है कि बीपी हाई हुआ है या बीपी लो है। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद होनी चाहिए कि सिस्टलिक प्रेशर और डायस्टलिक प्रेशर का क्या वैल्यूज़ हैं। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे हार्ट से दूर एओर्टा मजीद ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रही है, ब्लड प्रेशर जो है वो लो होने लगता है। तो इसका मतलब है द लोएस्ट प्रेशर इज प्रेजेंट इन विच वेसल्स? अभी हमने पढ़ा भी कि आर्टरीज डिवाइडेड इनटू आर्टरियोल्स एंड देन इनटू कैपिलरीज। तो लोएस्ट प्रेशर आता है आपका कैपिलरीज में, ब्लड प्रेशर कैपिलरीज में लोएस्ट होता है। और ये जो डायस्टलिक और सिस्टलिक प्रेशर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं ना, यही वजह है कि आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें आप पल्स को फील करते हैं, नब्ज जिसे आप कहते हैं। हार्ट बीट कंटिन्यूसली मूव, वो हार्ट बीट चल रही है, कंटिन्यूसली ब्लड आ रहा है, फिर वो स्लो डाउन डायस्टलिक प्रेशर में उसका होता है।
तो वो ज़्यादा कम प्रेशर होने की वजह से जो वॉल्स हैं आर्टरीज़ की वो भी स्ट्रेच करती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से आप नर्व्स को, पल्स को फील करते हैं। तो यही वजह है, इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से आर्टरीज़ में आप पल्स फील कर सकते हैं। अदरवाइज़ कैपिलरीज़ में लोएस्ट प्रेशर है, उसमें कोई स्ट्रेचिंग वगैरह का वो प्रेशर की वजह से नहीं होता। इसके बाद अगर आपकी बुक में 2 पॉइंट्स लिखे हैं ब्लड प्रेशर और रेट ऑफ ब्लड फ्लो से रिलेटेड, कि एक टाइम ऐसा आता है कि कैपिलरीज और फिर वेन्स का जो प्रेशर है, इनमें ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, या इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता प्रेशर का। जैसे आपने देखा ना, आर्टरीज में प्रेशर डिफरेंस आता है। आर्टरीज में जब वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल आया हुआ है तो प्रेशर ज़्यादा है, जब डायस्टोल आया हुआ प्रेशर कम है। लेकिन क्योंकि वो आर्टरीज से ब्लड आता है फिर वो कैपिलरीज में, फिर वेन्यूल्स में, फिर वेन्स में, तो कैपिलरीज तक पहुँचते वो प्रेशर एक सर्टेन लेवल पे आ चुका है और वो लोएस्ट होता है, और फिर वेन्स में भी वो जो है वो कम ही होता है। तो इनमें प्रेशर डिफरेंस आपकी बुक में बताया जी कि वो ख़त्म हो गया, जो डिफरेंस था सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का, ये डिसअपीयर हो जाता है कैपिलरीज और वेन्स में आके। और रेट ऑफ ब्लड फ्लो क्या है, इसके हवाले से एक बात लिखी है कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो है ना, कि कितने रेट पे ब्लड ने फ्लो करना है, कि कितनी स्पीड है ब्लड फ्लो करने की, वो डायरेक्टली एरिया पे डिपेंड कर रही होती है। कि आपकी जो आर्टरीज और आर्टरियोल्स वगैरह हैं, वो वहाँ से ये रेट जो है वो कम होता जाता है, ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर ये इंक्रीज़ होता है दोबारा वेन्यूल्स और वेन्स में। तो सबसे लोएस्ट रेट फिर से कैपिलरीज में होता है। अगर आप रेट ऑफ ब्लड फ्लो की बात करें, रेट ऑफ ब्लड फ्लो, तो देखें आसान सा लॉजिक है कि जिस जगह का एरिया ज़्यादा है वहाँ पे वो ब्लड की ही मिसाल ले लें कि जिन ब्लड वेसल्स का एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा जगह है वहाँ पर, तो ब्लड जो है वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाएगा गुजरने में, फ़्लो करने में, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी जगह है, वहाँ पर ज़्यादा ब्लड आ रहा है और वो फ़्लो वहाँ से कर रहा है, तो वो फिर टाइम ज़्यादा लेगा, यानी रेट ऑफ ब्लड फ्लो वहाँ का कम होगा। ये इन्वर्स रिलेशन होता है एरिया के साथ, ब्लड वेसल का एरिया, ब्लड वेसल्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया, के मतलब जितना ज़्यादा एरिया है उस ब्लड वेसल का, जितनी ज़्यादा वो जगह घेर रही है ब्लड वेसल, उसमें ज़्यादा ब्लड आ सकता है, तो फिर वो ब्लड गुजरने में भी वहाँ पर टाइम लेता है। और जिस ब्लड वेसल का एरिया कम है वहाँ से वो ईजीली जल्दी से गुजर जाएगा। ठीक है, तो ये हिसाब होता है। तो कैपिलरीज में सबसे लोएस्ट होता है रेट ऑफ ब्लड फ्लो, क्योंकि इनका एरिया सबसे ज़्यादा होता है। बेशक ये थिन हैं और पतली हैं और लेकिन ये हैं सबसे ज़्यादा अमाउंट में। आपको बताया था कि इनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा डेंस होता है, इनॉर्मस मिकदार में ये मौजूद होती हैं। तो ब्लड यहाँ आया है और कैपिलरीज इतनी ज़्यादा, उनका एरिया इतना ज़्यादा, उसमें से गुजरने में उन्हें उतना ही टाइम लग रहा है, तो जिसकी वजह से रेट कम होगा। रेट ऑफ ब्लड फ्लो कि ब्लड कितनी तेज़ी से किसी जगह से गुजर गया है, वो फिर कम है कैपिलरीज में, और आर्टरीज वगैरह में ज़्यादा है। और वेन्स में ज़्यादा किस तरह से आता है, एक तो वही एरिया वाली बात है, दूसरा ये भी कि जो सराउंडिंग मसल्स हैं ना वेन्स के ऊपर, वो एक सर्टेन प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे रेट ऑफ ब्लड फ्लो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है सराउंडिंग प्रेशर की वजह से। तो ये कुछ बातें थी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और आपके इससे रेट ऑफ ब्लड फ्लो से रिलेटेड। अब आपकी बुक में एक ग्राफ गिवन है, वो भी आप देख सकते हैं, ब्लड प्रेशर वाला। देखें, ये ग्राफ दिखा रहा है ब्लड प्रेशर को। तो ये डायस्टोलिक प्रेशर है, 80 पे समझ लें, ये 85 पे, और या 75 इन्होंने शो किया, और 120 आपका सिस्टोलिक प्रेशर है। ये वेव्स आ रही हैं कि ब्लड में कभी सिस्टोलिक प्रेशर होता है, फिर डायस्टोलिक होता है, फिर सिस्टोलिक, यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, फिर रिलैक्स हुए हुए हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, इस तरह से प्रेशर जो है वो। लेकिन ये जब निकलता है एओर्टा में आ रहा है ये प्रेशर, तो ज़्यादा है। फिर आर्टरीज फर्दर उसकी ब्रांचेज में वो कम होना स्टार्ट हुआ, और कम होते 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 कैपिलरीज और वेन्स में तो आके वो कांस्टेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है वो प्रेशर।
और ये प्रेशर कम होने की वजह क्या है, आपको पता है जब भी कोई चीज़ फ्लो करती है, चाहे वो पानी है, वो हवा है, कुछ भी है, तो उसके उसको रोकने की एक फोर्स, हमेशा एक फ्रिक्शन मौजूद होती है। तो ये ब्लड का प्रेशर भी आहिस्ता आहिस्ता अपने फ्लो के साथ कम इसीलिए होता है कि जो ब्लड वेसल्स के साथ फ्रिक्शन आ रही है बीच में, या उसके फ्लो के दरमियान में जो रुकावटें आ रही हैं, मज़ाहमत आ रही है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता जाता है। और वही बात कि कैपिलरीज और वेन्स में आके ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है और सबसे लोएस्ट हो जाता है। तो ये हो गया जनरल सा छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद आपकी डिजीज़ और डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि आपको पता है हर टॉपिक के एंड में वो आपकी बुक में डिसऑर्डर्स दिए होते हैं, उससे रिलेटेड, उस सिस्टम से रिलेटेड। तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं काफ़ी सारे, कोई 5 डिसऑर्डर्स का जिक्र किया हुआ है। इन्हें हम देख लेते हैं। आज 1-2 देख लेंगे, बाकियों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन सबसे पहला जो डिसऑर्डर आपकी बुक में गिवन है, ये डिसऑर्डर है रिलेटेड टू योर सर्कुलेटरी सिस्टम, और पहला है हाइपरटेंशन। इसको आसान लफ्ज़ों में, इजी वर्ड्स में कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। इसको डिफ़ाइन इसी तरह से किया हुआ है कि ब्लड प्रेशर जब किसी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ना, तो उसे कहते हैं कि इसे हाइपरटेंशन हो गया। और अगर हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है उस पर बड़ा असर पड़ता है। और तो और वो सिर्फ ब्लड वेसल्स की वॉल्स डैमेज नहीं होती, साथ साथ इसके हार्ट के मसल्स हैं वो भी वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है मसल्स पे, ब्लड वेसल्स पर। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है हार्ट के मसल्स पे, तो वो बहुत ज़्यादा थिक होने लग जाती हैं। उन पे उनकी इस्तात से ज़्यादा, समझ लें कि उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, और उसके जो है थिक होने की वजह से हार्ट मसल्स के वो पंपिंग एक्शन, ऑब्वियसली आप देखें हार्ट का काम है पंप करना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना। तो अगर हार्ट जो है वो पंप नहीं करेगा सही, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करेगा, यानी उसकी वॉल्स में इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो वो सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकता। और वो नहीं करेगा तो क्या होगा कि फिर वो पंपिंग एक्शन पर फ़र्क आएगा। तो फिर इस वजह से इवन ये भी होता है कि वो ब्लड ठीक तरीके से जब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करता, ख़ासतौर पे कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्लड उसके अंदर पड़ा रह जाता है, पूरी तरह से वो खाली नहीं हो पाता एक बार कॉन्ट्रैक्शन से, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस हैं या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस हैं। तो वो जब पीछे रह जाता है इन द हार्ट एंड लंग्स, और वही अगर वो सही प्रेशर से भेज नहीं रहा ब्लड को, और वो वापस भी फिर उस तरह से नहीं आता, कुछ ब्लड पीछे रहना शुरू हो जाता है। तो इसका ये बहुत ख़तरनाक कंडीशन होती है, इसको कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर ब्लड की रिटेंशन स्टार्ट हो जाए ना, उससे फिर हार्ट फेल हो जाता है, जिससे आप दिल की फंक्शनिंग ख़त्म, और इस कंडीशन को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहा जाता है। तो देख लें, हाई ब्लड प्रेशर अक्सर लोगों को होता है एंड दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, लोग इसको नहीं समझते बड़ा मसला, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर ये प्रोलॉन्ग रहता है, आपकी बुक में इसको बड़ा मसला तभी कहा गया है कि अगर ये कंडीशन प्रोलॉन्ग है और आप इसके लिए कुछ नहीं कर रहे, ना कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ना कोई अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन होता है, आपकी डाइट ऐसी है या आपकी कुछ टेंशन और स्ट्रेस आपने इतना लिया हुआ है, so ultimately your blood vessels are going to be damaged, blood vessels डैमेज हो रही हैं, हार्ट मसल्स थिक हो रहे हैं और हार्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको हार्ट के जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ठीक नहीं कर रहे, और वो जिसकी वजह से फिर ब्लड रिटेंशन स्टार्ट हो गई है, हार्ट में भी लंग्स में भी। लंग्स में वही ब्लड वेसल्स में जो लेकर आनी है वहाँ से उन्होंने खून को, तो ब्लड रिटेंशन की वजह से क्या होगा, ब्लड रिटेंशन की वजह से होगा जी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको बजाय सीधा हाइपरटेंशन पूछने की बजाय एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को डिफ़ाइन करें,
तो फिर उसमें भी आपने ये सारा कुछ बताना है जी कि हाई ब्लड प्रेशर से ये हो रहा है। और इसके अलावा हम देखते हैं एक और डिसऑर्डर देख लेते हैं आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में। ये हम करते हैं जी थ्रोम्बस फॉर्मेशन, क्योंकि ये हाइपरटेंशन से ही रिलेटेड है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड हाइपरटेंशन, ये जी हाइपरटेंशन से किस तरह रिलेटेड है, क्योंकि आपको बताया कि हाइपरटेंशन से वॉल्स, ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर इफेक्ट होता है। और थ्रोम्बस क्या चीज़ है? थ्रोम्बस है जी कि एक क्लॉटिंग सी बन जाना वहाँ पर। तो वॉल्स में जब उनकी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आती हैं तो वहाँ बहुत सी चीज़ें फिर उसको कवर अप करने के लिए वहाँ आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से होता है। खैर हम थ्रोम्बस को देखते हैं। थ्रोम्बस एक सॉलिड मैस को कहते हैं। थ्रोम्बस क्या चीज़ है? सॉलिड मैस या एक प्लग, प्लग किसे कहते हैं? कोई भी वो जब सील बंद उसको कोई करें या कोई क्लॉट या फिर जैसे लोथड़ा सा एक मैस सा बन जाता है। तो ब्लड वेसल्स में ये चीज़ें, यानी ये एक ही टर्म को दो तीन तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये एक ब्लड वेसल है और इसके दरमियान में अगर ये क्लॉट सा बन गया है, इसको कहते हैं थ्रोम्बस। अब ये थ्रोम्बस जो है वो दो तरह से, और ये थ्रोम्बस मोस्टली होता है ब्लड का ही, ब्लड की कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर मुश्तमिल होता है। मतलब इसमें आपके आरबीसीज हो सकते हैं, इसमें प्लेटलेट्स वगैरह शामिल हो सकते हैं, इसमें आपके कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स और इनके डेपोजिशन और कैल्शियम और फिब्रिन्स और प्रोटीन्स और मोस्टली कंटेंट आपके ब्लड का ही इनमें शामिल होता है थ्रोम्बस में। तो ये इकट्ठा होकर जमा एक जगह हो जाए तो वो उसे हम कहते हैं कि थ्रोम्बस बन गया। अब थ्रोम्बस के बनने से क्या होगा? ऑब्वियसली जब ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक हो सकती है। ब्लॉक दो तरह से हो सकती है, या तो मुकम्मल ब्लॉक हो जाएगी वो ब्लड वेसल डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द थ्रोम्बस, कि अगर वो बहुत बड़ा थ्रोम्बस है कि वो एक ब्लड वेसल को कम्प्लीटली ब्लॉक करा, इतना बड़ा थ्रोम्बस बन गया है कि अब वो ब्लॉक कर दिया उसने रास्ता, ब्लड यहाँ से फ्लो कर ही नहीं सकता, पूरा ही बंद कर दिया उसको। या फिर पार्टली मतलब पूरा बंद नहीं किया, आधा बंद किया है, थोड़ा सा ये साइड पे बना हुआ है एक थ्रोम्बस, और ब्लड जो है वो फिर भी थोड़ा बहुत फ्लो में उसके अफेक्ट तो आएगा, लेकिन एटलीस्ट वो कर रहा है फ्लो। और इसके अलावा एक और कंडीशन होती है इससे रिलेटेड जो और ज़्यादा मतलब कोई ख़तरनाक है, कि ये थ्रोम्बस बना था एक जगह पर और फिर ये क्या हो गया, ये मे भी ऐसा हो कि वो डिसलॉज हो गया। यानी ये एक जो थ्रोम्बस बना हुआ है ये यहाँ से अलहदा हो गया, टूट गया, थोड़ा सा इधर रह गया और थोड़े से इसके टुकड़े फिर टूट के ब्लड के अंदर ही फ्लो करने लग गए। अब चलें, ये तो एक बड़े डायमीटर वाली ब्लड वेसल थी, इसके अंदर तो वो फ्लो करके चले गए, लेकिन आगे आपको पता है ब्लड वेसल्स के मज़ीद नैरो होना होता है उनका डायमीटर, जब वो मज़ीद डिवाइड होते हैं। तो ये जब उधर जाएंगे ये पार्टिकल्स, ये डिसलोज्ड थ्रोम्बस, तो ये वहाँ जाके उसको कम्प्लीटली उन आर्टरीज, उन ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे। तो ये जो डिसलोज हो जाना, एक थ्रोम्बस से एक टुकड़ा उसका उतर जाना और उस वो फ्लो करने लग जाना ब्लड में, इसको कहते हैं एम्बुलस। इसके लिए अलग टर्म है एम्बुलस। तो आपको थ्रोम्बस और एम्बुलस में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में, एम्बुलस क्या होता है ये पूछा जा सकता है। तो ये थ्रोम्बस का ही पार्ट है, बट अगर थ्रोम्बस का डिसलॉज हो जाए और वो ब्लड में फ्लो करना स्टार्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एम्बुलस। थ्रोम्बोसिस की टर्म क्या है कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन को ही, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस के बनने को थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, अब ये भी आपको नाम से जाहिर है कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के थ्रोम्बस बना और फिर एम्बोलस बन गया, तो ये हो गया थ्रोम्बो एम्बोलिज्म ये टर्म। वो कहते हैं कि जी ये मोस्टली लोगों की डेथ की कॉज है वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। वेस्ट में मोस्टली लोगों की डेथ की जो वजह है दैट इज़ द रीज़न ये थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, कि उनमें थ्रोम्बस वगैरह बन जाते हैं। क्योंकि देखिए आगे आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, आगे जो ये जो हैं ब्लड वेसल्स जो ब्लॉक हो जाती हैं, तो फिर हार्ट तक ब्लड नहीं जाएगा और फिर हार्ट के मसल्स डेड हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली देयर विल बी अ हार्ट फेलियर। मोस्टली जो कॉजेज़ देखी गई हैं थ्रोम्बस की, वो एक तो बताई है जी ये आपकी बुक में कि इन्फेक्शन अगर हो गया कोई ब्लड वेसल्स वगैरह में, या इरिटेशन है कोई किसी भी किस्म की, तो वो वजह बन सकती है आपके थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने की, वहाँ पे थ्रोम्बस बन जाए मे बी।
दूसरी वजह ब्लड फ्लो रिड्यूस हुआ है, वही ब्लड प्रेशर या ब्लड का जो फ्लो है वो किसी वजह से, किसी मसले की वजह से वो कम है। ये कैसे थॉमस बना सकते हैं? देखिए, एक जगह से, एक फ्लो से ब्लड गुजरता रहता है वहाँ से, तो वो इजीली उसको वो वो जगह यूज़ होती रहती है। अब वहाँ से ब्लड फ्लो इतनी स्पीडीली नहीं हो रहा, तो वहाँ पर चीज़ें जमा होने लग गई हैं, ठीक है ना। तो जब वो जमा होती जाएंगी तो वो फिर थ्रोम्बस की शक्ल ले लेंगी। इसके अलावा और कुछ डिजीज़ का है कि नमूनिया, ट्यूबरक्लोसिस, एम्फिसिमा, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो भी वजह बनती हैं। मतलब किसी को ये डिज़ीज़ हुई और उसके बाद उसमें ये ब्लड वेसल्स में मसला आया या जो भी, उसकी वजह से थ्रोम्बस बन गया और फिर एम्बुलस, एंड दैट कैन लीड टू डेथ। तो ये थे हमारे आज के डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स हैं हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, हेमरेज है। हम इनको भी डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन्हीं जो आज हमने पढ़ा है उस टॉपिक के ऊपर गौर करें, उसको याद करें, उसको समझें। कोई बात नहीं समझ आती तो पूछ लें बेशक नीचे कमेंट्स में। तब और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।